हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 का है। ये आपका एग्जाम पेपर अर्धवार्षिक का, जो कि आपकी क्लास 11 सामान्य हिंदी का है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पेपर है। इसको आपको पूरा सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपकी सारी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए सभी चीजों को आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। जैसे कि आपको इसमें पूरा सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ मैं, किस तरीके से आपका किस क्वेश्चन का क्या आंसर है पूरा। और पूरा मतलब पूरा सॉल्यूशन ही इसमें है। और मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा किस तरीके से आपको लिखना है और क्या क्या क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कैसे करने हैं, क्लास 11 में सबसे अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, 100 में 100 कैसे लाने हैं। ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 11th में अगर आप अच्छा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है आपके 12th में भी। और इसके मार्क्स भी इफेक्ट करते हैं। और आपका अर्धवार्षिक एग्जाम है, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम और अर्धवार्षिक एग्जाम दोनों को ऐड करके ही आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो 11th का रिजल्ट भी अच्छा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे ये सब पूरा पेपर का सॉल्यूशन और पूरा फुल आंसर भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपका आंसर लिखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेप पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मोर वेल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेंगे हमेशा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी आगे की वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि हाँ, हमारे जो वीडियो पढ़ते हैं उस पर लाइक्स आते हैं, अच्छा लगता है ये देख करके। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का। आपका जो सामान्य हिंदी का एग्जाम पेपर है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्या क्या आंसर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। और यहाँ पर मैं आपके लिए जो भी क्लास 11 12 के एग्जाम पेपर हैं सबका सोल्यूशन लाता रहता हूँ। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो उनका एग्जाम पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनका सोल्यूशन पा जाते हैं तो वो पूरा पढ़िए, उसको समझिए, तो वहां से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप पूरा साल नहीं भी सिलेबस पढ़े हैं और एग्जाम पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 50 प्लस 70 प्लस आपके मार्क्स ऐसे ही हो जाते हैं। 70 प्लस प्लस तो ऐसे ही हो जाते हैं आपके इसी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहला आप हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर सबसे पहले नोट में दे दिया गया है आपको निर्देश। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहले में आपका जो गद्य खंड से आपका सबसे पहले आपके काव्य खंड और गद्य खंड से दो दो मतलब पांच पांच क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका गद्य खंड से सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन 1 1 नंबर के। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो आप जानते होंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और ये आपका लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। और इसका मैंने इस तरीके से पूरा आंसर लिखा है, यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका परीक्षा गुरु पहले का आंसर है। और इसके जो लेखक हैं ये आपके लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर के साथ ऊपर मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप देखते रहिए वीडियो को। अभी तक अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो आपकी कवि वचन सुधा है। तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। और इसका मैं सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ हूँ, तो सॉल्यूशन के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आप इसका पीडीएफ वेब ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आप वेब ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका पहला विकल्प जो दिया गया है धर्मयुग की, आपके धर्मवीर भारती का है। और फिर यहाँ पर आपका मर्यादा और हंस ये आपके प्रेमचंद्र जी द्वारा है। तो इसका भी मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है आंसर कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया गोदान का मुंशी प्रेमचंद्र, तितली जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर आके आया हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा 1 2 बार, जैसे कि आपको पूरा रिवीजन हो जाए और अच्छे मार्क्स अच्छे से पा सके। तो प्रेप ऐप है, वहां पर आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और एकदम आपको फ्री में पीडीएफ सभी मिल जाती है वहां पर। 1 भी रुपए उसके लिए मैंने चार्ज नहीं किया है आपको। तो अच्छे से आप वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी एग्जाम पेपर। और अगर आपके पास भी कोई एग्जाम पेपर है तो उसको आप अपलोड करके वहां पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वजह से दूसरों का भी हेल्प हो सकता है। और आप वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन आपका 1943 में हुआ था, जिसको प्रकाशित अज्ञे जी के नेतृत्व में हुआ था। तो अज्ञे जी, उसके प्रकाशनकर्ता कौन है, अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पर आपका 12 नंबर सही हो जाता है। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाट्य, ये सभी नाटक हैं। और ये भी हैं जयशंकर प्रसाद जी की
और ये जयशंकर प्रसाद जी जो है ये छायावाद के प्रमुख कवि एक तरीके से माने जाते हैं, छायावादी कवि हैं। फिर यहाँ पर आपका मुंशी प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर आपका घा का राइट एक विकल्प हो जाता है आपका जयशंकर प्रसाद। फिर आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो आचरण की सभ्यता जो है ये आपका निबंध आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। ये निबंध आपकी पुस्तक में है, सब्जेक्ट में है, तो उसको भी आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ पर आपका सरदार पूर्ण सिंह जी आपके इसका सही विकल्प हो जाता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। फिर आपका पद्य खंड यानी कि काव्य खंड से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इस तरीके से आपका अगला 5 क्वेश्चन जो एक एक नंबर का है ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके केवल 11th के लिए काम लायक नहीं है, ये आपके 12th में भी काम आएंगे। सेम एकदम ये आपके एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये लगभग सेम होते हैं 11th 12th में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यहाँ पर आपका, अगर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रास हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर पृथ्वीराज रासो ना होकर के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। प्रिय प्रवास आपका है, अयोध्या से उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। ये आपका प्रिय प्रवास हो जाता है। तो प्रिय प्रवास आपका किसका हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसका। यहाँ पर मैं नीचे लिखा हूँ आपको दिखाने जा रहा था, चलिए उसको आप देख लेंगे आराम से। यहाँ पर आपका प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो अयोध्या से उपाध्याय और आपका प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जरूरी है आपको पढ़ने के लिए। इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन का 3-4 तरीके से क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा हेल्प हो सके, कि आपको कहीं और ना जाना पड़े और अच्छे से आपका तैयारी हो सके एक ही पेपर को डिस्कस करके। और भी वैसे मैं पेपर लाता रहता हूँ, तो पेपर के और भी पेपर का सोल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका आपकी तुलसीदास जी की रचना है। फिर यहाँ पर आपके चिदम्बरा के रचनाकार हैं, तो चिदम्बरा के रचनाकार जो है आपके सुमित्रा नंदन पंत है, जिनको इस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्होंने पाया था, सुमित्रा नंदन पंत जी ने चिदम्बरा पर। फिर निम्न में से कौन छायावादी कवि है, तो मैंने अभी ऊपर ही बताया कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। फिर सूरदास और मीराबाई ये भक्ति काल के कवि हैं, और धर्मवीर भारती आपके आधुनिक काल के कवि हैं। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाता है। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार है, तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार ये तो आपके मैथिली गुप्त जी हैं, बहुत ही विख्यात कवि हैं। तो इस तरीके से ये आपके साकेत महाकाव्य के रचनाकार आपके मैथिली गुप्त जी हैं। और यहाँ पर फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहाँ पर आपको एक गद्योतरण दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे ये आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है, इस भाषा का निघंट निघंट शुद्ध श्वेत पत्रों वाला एक नाम मात्र के लिए शब्द नहीं। ये आपके इस तरीके से आपका एक गद्य खंड दे दिया गया है पूरा, यहाँ तक आपका गद्य खंड है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा गद्य खंड आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन इसमें के दिए जाते हैं, जिसमें से एक करना ही होता है। तो ये आपके गद्य खंड से आपके कोई भी एक पार्ट से, यानी कि आपको जो चैप्टर दिए गए हैं उनको आपको जरूरी है अच्छे से पढ़ना, कि आपको पता चल सके किस पार्ट से लिया गया। तो पहला ही क्वेश्चन इसका होता है, पुस्तक गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। तो ये आपका सबसे पहले तो पार्ट का नाम ऊपर ही पता चल गया कि आचरण की सभ्यता है, जो कि एक निबंध है। और ये ऊपर ही एक क्वेश्चन और पड़ा था जिसमें कि बताया था कि सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित है। तो ये आचरण की सभ्यता जो आपका निबंध है, ये आपका सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित है। तो इस तरीके से मैंने पीडीएफ में भी दिखाया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन इसमें दिया है मैंने, तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत अवतरण आचरण की सभ्यता नामक निबंध से लिया गया है, इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी। तो इस तरीके से आपका इसका संदर्भ हो जाता है। फिर इसमें आगे के क्वेश्चन जो पूछे गए, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और व्याख्या आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। जैसे कि कुछ भी लिखा है यहाँ पर, तो उसका आप अपने शब्दों में कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नम्रता, दया, प्रेम, उदारता सबके सब सभ्याचरण की मौन भाषा का मौन व्याख्यान है। तो आप जानते हैं कि नम्रता, किसी व्यक्ति की नम्रता, दया, प्रेम, उदारता, सब के सब, ये सभी जो गुण होते हैं किसी मनुष्य के, वो आचरण की सभ्यता यानी कि सभ्याचरण, ये सभ्य आचरणों में वो भाषा का मौन व्याख्यान होते हैं। इसको आप अपने शब्द में इस तरीके से लिख देंगे। फिर मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है।
कि आप जानते हैं अगर कोई आपके साथ दया करता है, विनम्र रहता है, प्रेम दिखाता है, उदारता दिखाता है, तो ये आपको चिरस्थायी होता है, वो हृदय में बस जाने वाला उसका वो पल, उसका वो करना, वो जो भी प्यार, उदारता दिखाना, दया करना, ये सभी आपके हृदय में वो स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका व्याख्या लिख सकते हैं, आत्मा का एक अंग हो जाता है। तो यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है लेखांकित अंश की। इसकी मैंने व्याख्या की भी है, वहां पर नीचे दिखेगी। तो आचरण कब प्रकट होता है? तो आचरण कब प्रकट होता है, आप यहाँ पर सीधे देख रहे हैं कि जब आप बिना कुछ मौन रूप से ही खुली हुई होती नम्रता, दया, प्रेम, उदारता में आपका जो है ये आचरण प्रकट होता है। गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो गद्यांश के आधार पर ही आप बता देंगे, ये जो पॉइंट लिखे हैं इन्हीं को आप देखते हुए आगे बता देंगे। तो सभ्याचरण कैसा युग है? तो सभ्याचरण ऐसा युग है जिसमें कि सभी के सभ्य आचरण है, जैसे कि सभी के प्रति दया है, प्रेम है, विनम्रता है, उदारता है। ये आपका सभ्याचरण का एक युग माना जाएगा, जिसमें कि ये सभी चीजें दिखाई दें। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। तो यहाँ पर दिया गया, इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है, यानी हृदय में बस जाने योग्य होता है। मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, इसका आशय क्या है? यानी कि अगर कोई भी आप अगर सभ्याचरण किसी के साथ करते हैं तो उसका हृदय में बस जाना ही इसका आशय होता है। फिर आपका ये अगला क्वेश्चन इसी में से दिया गया है। अगर ऊपर वाला आप आंसर नहीं लिखते हैं तो ये वाला आप कर सकते हैं। हमने ऊपर वाला कर दिया है, इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा, नीचे वाला जरूर आप सॉल्व करके देखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित पदांशों को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें भी उसी तरीके से होता है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए होते हैं, 5 100। और यहाँ पर आपको ये एक पद्य खंड दे दिया जाता है, काव्य खंड दे दिया जाता है। जैसे उसमें गद्य खंड दिया गया था, इसमें काव्य खंड दे दिया जाता है। यहाँ पर बालद विशाल विकराल जाल जाल मानो, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है, केंधो व्योम विधिका भरे हैं भूम भूरि धूमकेतु। तो इस तरीके से आपका एक काव्य खंड दे दिया गया है, और इस पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन इनका सभी जो भी आपके गद्य खंड पद्य खंड होते हैं उनमें से सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है, पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नीचे इसका आपका उत्तर पूरा दिया है, जिसमें कि आप देख सकेंगे कि इसके पाठ का नाम आपका ये हिंदी से कवितावली से लिया गया है, जिसका शीर्षक आपका लंका दहन है। और ये इसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो इसका आपका क्या हो गया, ये आपका पाठ का नाम जो कविता का नाम है वो लंका दहन है, और ये कवितावली से लिया गया है। और यहाँ पर आपके जो कवि का नाम है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आपकी यहाँ से होगी। तुलसी सुरेश चाप केंद्र दामिनी कलाप, यहाँ से यहाँ तक आपकी रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस पंक्ति में कवि यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले ये आप लिखेंगे कि हनुमान जी पराक्रम देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं का धनुष इंद्र, मतलब कि इंद्रधनुष, इंद्र का जो देवताओं का धनुष है वो इंद्र का वज्र चल पड़ा हो बिजली की तरह। ये यहाँ पर कहते हैं ना, ये ऊपर देखिए आप, तुलसी सुरेश चाप, सुरेश चाप यानी इंद्र का धनुष, केंद्र दामिनी कलाप यानी कि जैसे बिजली धड़कने लगती है उसका रोना, उस तरीके से आपका कलाप करने लगा। बिजली की चमकती हुई धारा पर्वत मेरु का काटते हुए निकल गई, ये आपका मेरु को काटते हुए निकल गई हो, देखे जातु धानी कुल कहानी अकुलानी कहे। तो इस तरीके से वो जो आपके जातुधानी, ये आपके जो वहाँ के राक्षस हैं, वो एकदम से राक्षसियां सभी देख करके उसको अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और डर के भागने लगते हैं। और वो कहने लगते हैं, कानन उजाड़ अब नगरी उजाड़ है। वो वही वानर है जो कि अभी वन को उजाड़ के आया है और अब नगरी को उजाड़ने लगा है। इस तरीके से आपका इसका व्याख्या हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर धूमकेतु और वीर रस का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? तो धूमकेतु और वीर रस का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है, इसको आपको लिखना है। फिर आपको इसका आपको आंसर पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर आपका बालद विशाल विकराल जाल जाल मानो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, और अलंकार अगर आप पढ़े तो आराम से पता चल जाएगा। वैसे मैंने पीडीएफ में इसका सोल्यूशन दे दिया है। फिर आप अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन एक होता है, फिर उसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले आपका इसके भी 5वें क्वेश्चन के 2 खंड है। का में आपके किसी
4 कवि दे दिए गए हैं, उनमें से किसी एक कवि मतलब 4 लेखक दे दिए गए हैं। और सबसे पहले आपको गद्य खंड से यानी 4 लेखक हैं, इनके किसी एक का आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, तो उनको आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको इसी तरीके से 5वें का खा जो है, इसमें आपको 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, और ये दोनों में से कोई एक एक करना होता है। जैसे कि इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र कर दिए, इसमें सूरदास कर दिए, इसमें सरदारपुर सिंह, इसमें सूरदास, कोई भी एक एक कर सकते हैं आप। इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप। तो कवियों का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कविताओं पर प्रकाश डालना है, यहाँ पर उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 से 1885 को हिंदी नाटक के जनक हैं। हिंदी नाटक के जनक हैं और भारतेंद्र युग के प्रवर्तक हैं के रूप में जाना जाता है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक के जनक और भारतेंद्र युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आप इनका साहित्यिक परिचय स्टार्ट करेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य को नवजागरण की दिशा दी है, उसे खड़ी बोली में अभिव्यक्ति दी है। भारतेंदु जी के साहित्यिक और देश प्रेम, सामाजिक चेतना, नारी और धार्मिक भावना प्रमुख विषय रहे हैं। इनके गद्य, पद्य, नाटक, पत्रिका और निबंध आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित योगदान। इस तरीके से इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा मैंने साहित्यिक परिचय और इनकी मुख्य कृतियों पर प्रकाश डाला है, यानी कि उनको लिखा है। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका जो कि आपका साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां हैं। और तो इतना ही आपको लिखना होता है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है। अब आप ज्यादा लिखने के पीछे मत भागिएगा, मेन पॉइंट क्या लिखना है आपको वो लिखना है। इनकी विशेषताएं क्या है? उन्होंने हिंदी भाषा में पत्रिकाओं को नई दिशा दी, खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन दिया, और इन्होंने साहित्य में राष्ट्रवाद, सामाजिक व्यंग्य और धार्मिक चेतना को सुंदर समावेश मिलता है। फिर आपका इसी तरीके से इनका अगला जो आपका उसमें काव्य खंड से किसी कवि का जीवन यानी साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना था, यानी कि उनको लिखना था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सूरदास जी का साहित्यिक परिचय मैंने लिखा है, कम ही शब्दों में लिखा है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में और आसान चीजें मैं बहुत ही खोज विचार करके लाया हूँ यहाँ पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मैं क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? तो इसको आपको पूरा पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये सभी, ये आप कहिएगा, कमेंट में लिखिएगा अगर इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों पर प्रकाश डालना के वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि उनको लिखने का क्वेश्चन जो हमेशा आता है, इसको अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो उसको मैं अलग से भी ला सकता हूँ। और इसका पीडीएफ आप प्रेस वेब ऐप पर जरूर ही डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये वहाँ से आप प्लेटो ऐप से, जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर यहाँ पर आन का मान नाटक के आधार पर औरंगजेब का चरित्र चित्रण संक्षेप में लिखिए। ये सभी मैंने क्वेश्चन उनको सोल्यूशन मैंने पीडीएफ में नीचे दे रखा है। तो इसको पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर दिएगा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके। वहां से फिर यहाँ पर आपका निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है संस्कृत में, इसका आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके साथ में आपको अनुवाद भी करना है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला दे दिया गया है आपका गद्यांश। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए होते हैं, जो भी आपको आता है उनमें से एक गद्यांश आप आसानी से कर सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर साल आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। और ये आपका, ये सबसे पहला ही क्वेश्चन जो दे दिया गया है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे सर्वोदय हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र ऐसेता। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ये अक्सर आता है, इसको आप जरूर देखिएगा। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर। आकाशदीप, फिर औरंगजेब का चरित्र चित्र आन के मान नाटक के आधार पर, फिर यहाँ पर मैंने संदर्भ उसका लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी के 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 संस्कृत खंड से, संस्कृत खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागह नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसमें तीर्थराज प्रयाग का वर्णन किया गया है। इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी आपका इसका संदर्भ मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से आपको लिखना है अपनी कॉपी में जब भी
का प्रयोग करना है। जैसे कि सबसे पहला ये आपका लिखा है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होना। जो समझ-बूझकर का प्रयोग ना करे, जो समझ-बूझ का प्रयोग ना करे, वो अक्ल का दुश्मन माना जाता है। तो इसका वाक्य का प्रयोग किस तरीके से आप कर सकते हैं? तो इसके वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं आप, वह बिना सोचे-समझे अ, आप लिखना स्टार्ट करिए, तो वह बिना सोचे-समझे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा, सचमुच वह अक्ल का दुश्मन है। इस तरीके से आप कोई भी इसका प्रयोग करते हुए मतलब कि आप जो भी वाक्य लिखिएगा उसमें ये आपका अक्ल का दुश्मन शब्द वाक्य आना ही चाहिए। फिर आपका दाँत पीसना क्या होता है? क्रोध प्रकट करना या गुस्से में बुरा हाल होना। जैसे कि जब राम ने अपनी हार सुनी, तो वह दाँत पीसने लगा। हार सुन के यानी गुस्से से आग बबूला हो गया और क्रोध प्रकट करने लगा। तो ये आपका दाँत पीसने लगा। हाथ मलना, पछतावा या अफ़सोस करना, हाथ मल रहे हैं। कोई कह दिया हाथ मल रहे हैं। वो पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ दिए और अब उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो हाथ मल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका वाक्य प्रयोग भी हो गया और इसका अर्थ हो गया यानी कि अफ़सोस पछतावा करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण मैंने नीचे लिखा भी है, समय पर पढ़ाई न करने पर के कारण परीक्षा में फेल होकर उसे हाथ मलना पड़ा। तो आपका अगला यहाँ पर उल्टी गंगा बहना, इसमें से किसी एक का ही आपको अर्थ लिखना है, मैं चारों का बता दे रहा हूँ, आपको कोई भी एक लिख लीजिएगा और उसका चारों का आपका नीचे आंसर भी लिखा हो। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना यानी विपरीत या अनुचित बात करना या कार्य करना, वो कहा जाता है उल्टी गंगा बहना। दोष खुद का था और वह दूसरों को भी दोष दे रहा था। उल्टी गंगा बहना यानी दोष खुद कर रहा है, चोरी खुद कर रहा है, खुद कोतवाल को डांट रहा है, ये उल्टी गंगा बहना हो गया। तो आपको निम्नलिखित शब्दों में शल्य विच्छेद का में से एक सही चयन करना है। तो वाचनालय का शल्य विच्छेद है। तो वाचनालय का आपको शल्य विच्छेद लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो वाचनालय का शल्य विच्छेद है, वाचन प्लस में आलया, ये आपका सही विकल्प हो जाता है। ये दा में भी लिखा है तो ये दोनों सही आंसर है। इस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ हाँ नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर फिर आपका अगला क्वेश्चन है खा नंबर, जो इसमें कि आपको कहा गया है निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति वचन चयन करना है। तो नामने रूप का नामान का है। यहाँ पर आपका नामने रूप का नामान का है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो कौन सी विभक्ति है और वचन बताना है। तो यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति और एक वचन है। तो इस तरीके से ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो कपट कपाट, कपट और कपाट जो है आपका, इसका सही अर्थ कपट यानी धोखा, धोखा, कपाट यानी दरवाजा, कपाट बोलते हैं ना, कपाट बंद कर दो, कपट कर रहा है वो, छल, छलावा, कपट, धोखा दे रहा है। तो ये कपट कपाट का शब्द युग्मों का सही अर्थ है धोखा और दरवाजा। तो ये आपका आ नंबर क्वेश्चन सही हो जाता है, आंसर सही हो जाता है। लिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। तो कंचन और गुरु नाग, तो ये तीन को शब्द दिए हैं, एक के दो दो अर्थ लिखने हैं, यानी कोई भी एक का दो अर्थ लिखना है, आपको एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपका जो गुरु होता है वो बड़ा होता है या फिर शिक्षक होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक, और जो आपका इसका दूसरा अर्थ होगा वो भारी या बड़ा होगा, बोझिल होगा, है ना। तो इस तरीके से नाग, नाग भी एक जाति का भी होता है, नाग वंश। और आपका सांप भी नाग होता है। तो ये आपका दो अर्थ इसके हो जाते हैं। कंचन, कंचन वाले ये आपका होता है कंचन वाले सोना या स्त्री, सुंदर स्त्री आपकी कंचन कहलाती है। इस तरीके से ये आपके दो दो अर्थ हो जाते हैं। इसके फिर निम्नलिखित वाक्यांशों का सही विकल्प चुनिए। तो वाक्यांश आपके दिए गए हैं, इसके सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर एक एक नंबर की ये क्वेश्चन दे दिया गया है, दो नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, आप जानते ही हैं वैष्णव विष्णु के उपासक कहलाते हैं। जैसे कि शक्ति, शक्ति क्या होते हैं, शक्ति देवी के उपासक। तो श्रद्धेय, श्रद्धेय आपके होते हैं सम्माननीय। और शाश्वत होते हैं सदा रहने वाले, शाश्वत यानी सदा रहने वाले। इस तरीके से आपके वाक्यांशों के अर्थ हो जाते हैं। तो विष्णु के वैष्णव हो जाते हैं, उपासक वैष्णव होते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वहाँ अनेकों विद्वान उपस्थित थे नहीं होगा, यहाँ इसका आंसर होगा वहाँ अनेक विद्वान उपस्थित थे। वहाँ अनेक विद्वान उपस्थित थे। बकरी दूध देता है नहीं, बकरी दूध देती है। तो इस तरीके से इसका सही विकल्प हो जाएगा। फिर यमक और रूपक अलंकार, तो इसको नीचे आपको ले चलते हैं पीडीएफ में, सीधे इनका अलंकार वगैरह सब दिखाते हैं, आपको पढ़ा इसके हिसाब से। तो वहां पर आप अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं पूरा पीडीएफ आपको फिर से बता दे रहा हूँ।
ये आपका प्रेप ऐप पर अपलोडेड है। वहां से आप अच्छे से डाउनलोड करके इसको कई बार पढ़िएगा जब तक ये पूरा आपको याद ना हो जाए। तो यही सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपके अलंकार ये तो कहीं नहीं जाने वाले, इन्हीं में से दोनों में से कोई एक आ ही जाएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो आपके इसके लक्षण लिखना है, उदाहरण लिखना है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होकर हर बार अलग अलग अर्थ देता हो, तब यमक अलंकार होता है। जैसे कि राम नाम का मरम है, राम नाम में राम। पहला राम जो है ईश्वर का नाम है, और दूसरा राम है स्वयं ईश्वर। यानी ये पहले नाम में बता रहे हैं ये ईश्वर का नाम है, राम। फिर दूसरा राम जो है वो राम में ही राम कि स्वयं ईश्वर है। राम में ही अगर हम राम कहते हैं तो वो खुद ईश्वर है, यानी स्वयं ईश्वर है। तो इस तरीके से ये आपका ये यमक अलंकार हो जाता है। फिर रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार का क्या आपका लक्षण है? लक्षण जब है जब उपमेय में मान बना दे, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिए, यानी कि हम ही कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर ही हम। तो ये आपका क्या हो गया? रूपक अलंकार। चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा, यहाँ मुख को चांद कहा गया है, तो रूपक अलंकार है। ये आपका उदाहरण हो जाता है, बना दिया जाए सभी गुण बस आरोपित कर दिए जाए तो रूपक अलंकार होता है। चांद सा मुखड़ा, क्या चांद सा मुखड़ा सुंदर हुआ? या फिर होगा। तो वह इस तरीके से डायरेक्ट चांद ही कह दिया गया कि चांद सा ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये रूपक अलंकार होता है, यानी कि पूरे गुणों को डायरेक्ट कह दिया जाता है। यही तो श्रृंगार अलंकार, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से। तो ये आपके रस हैं, श्रृंगार और वीर रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? जब कविता या साहित्य में प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण की भावना हो तो वहां श्रृंगार रस होता है। जैसे स्थायी भाव रति होता है जिसको प्रेम भी कहते हैं। इस तरीके से ये हो जाता है। फिर आपका इसका उदाहरण दिया गया है, नयन सरोह रूह पंख विचार, सरित मुख मधुर मनोहर भार। यहाँ नायिका की सुंदरता का वर्णन है, श्रृंगार रस एक लाइन की उदाहरण है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और सबसे इजी उदाहरण मैं यहाँ पर लेके आया, कोई भी कठिन उदाहरण नहीं, सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वीर रस, वीर रस का परिभाषा, जब किसी रचना में पराक्रम, उत्साह, युद्ध, साहस का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। एकदम इजी परिभाषा, आपकी एक लाइन की परिभाषा, पूरी एक लाइन भी नहीं आएगी अच्छे से लिखेंगे आप अगर। स्थायी भाव उत्साह है, और पूरे के पूरे 2 नंबर आपको मिले, 1 नंबर भी नहीं कटेगा इसमें अगर आप पूरा लिख के आते हैं ये चीज उदाहरण है, और उदाहरण को समझा भी दीजिएगा। तो यहाँ पर उदाहरण इस तरीके से इसका दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, दोहा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। दोहा और सोरठा छंद है जो कि आपका इनका लक्षण उदाहरण लिखने हैं। तो दोहा, दोहा का लक्षण क्या है? 2 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 13-11 मात्राएं होती है, यानी पहले में 13 फिर 11 मात्राएं होंगी। यदि ठहराव, यानी कि 13वीं मात्रा पर होता है, 13वीं मात्रा पर ठहराव होता है। यदि पड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथिल को को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसके लिए, और बहुत ही इजी है, आपको ऐसे ही याद होगा, शायद बचपन में आप सुनते आए होंगे, मैंने तो सुना है इसलिए मुझे याद है आसानी से। फिर इसका लक्षण क्या है? दोहे के जैसा, ये सोरठा क्या है? दोहे के जैसा होता है, पर मात्रा का क्रम उसमें 13-11 थी, तो इसमें 11-13, तो 11-13 होता है। और यति 11वीं मात्रा पर होता है, इसमें यति यानी ठहराव जो होता है 11वीं मात्रा पर होता है। सहज सुगम ममता घटे, सम विनय बड़ी बात, तुलसी यह सुलभ है, साधु समाज प्रभात। तो इस तरीके से आपका उदाहरण है, बहुत इजी उदाहरण है, आप आसानी से लिख सकते हैं। सोठा का उदाहरण, कुटीर उद्योग हेतु ऋण के लिए बैंक प्रबंधक को, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप प्रार्थना पत्र आसानी से लिखना सीख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होता है? जिसको आप भेज रहे हैं उसका यहाँ पर जिसको भेज रहे हैं उसका पद, फिर यहाँ पर कहाँ, यानी उसका एड्रेस, फिर उसका क्षेत्र का नाम, एड्रेस और क्षेत्र का नाम, यानी जो संस्था है उसका नाम और फिर उसका एड्रेस। तो इस तरीके से आपको उसका पद, फिर संस्था का नाम, फिर उसका एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर आपका नाम, पूरा पता और दिनांक यहाँ पर लिख करके, फिर आपका यही फॉर्मेट है, एक ही तरफ ऐसे ही लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे, विषय क्या है? ये आपका विषय आपके जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें ही दे दिया गया होगा। तो इस तरीके से ऋण प्रदान करने के हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, फिर महोदय सविनय निवेदन है। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, और कितना आपको योजना के अंतर्गत ऋण चाहिए ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
आसानी से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला ग्राम प्रधान को गाँव की सफाई है तो प्रार्थना पत्र, तो इस तरीके से आप इसका भी लिख सकते हैं, पूरा पीडीएफ में दिया गया है। आसानी से इसको आप देख सकते हैं, तो बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने पूरा पेपर एक्सप्लेन किया और सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से मैं बताया हूँ और सबका पीडीएफ आपको प्रो ऐप पर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।